गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज का ये वीडियो फर्स्ट ईयर प्रथम वर्ष एलएलबी के स्पेशल लेजिस्लेशन के पेपर को लेकर है। इस पेपर में मुख्य रूप से दो अधिनियमों पर आज के वीडियो में डिस्कस करूंगा। एक तो घरेलू हिंसा से महिलाओं का संरक्षण अधिनियम 2005 और दूसरा बालकों का लैंगिक अपराधों से संरक्षण अधिनियम 2012, पोस्को एक्ट और डीवी एक्ट। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट 2005, प्रोटेक्शन ऑफ वुमेन फ्रॉम डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट 2005 का ये अधिनियम है। इस अधिनियम को राष्ट्रपति जी की स्वीकृति 13 सितंबर 2005 को मिलती है और ये हमारे देश में 26 अक्टूबर 2006 से लागू हो जाता है, प्रवर्तन में आ जाता है। तो एक तो एसेंट की डेट है और एक इन्फोर्समेंट की डेट है, दोनों हमें याद रखनी चाहिए। और बीइंग अ कॉम्पिटिटर, अगर आप कंपटीशन में रुचि रखते हैं तो ये तारीखें काम आने वाली कभी न कभी। अब चलिए सीधे सीधे बात करते हैं कि इस अधिनियम को बनाने के पीछे उद्देश्य क्या रहा। प्रियम्बल उद्देश्य क्या था कि साहब ऐसी महिलाएं जो कि घरेलू नातेदारी में रह रही है और उस घरेलू नातेदारी के रहते हुए उसके भीतर अगर उनके विरुद्ध कोई हिंसा होती है, हिंसा का शिकार ऐसी महिलाएं होती है, तो ऐसी महिलाएं जो शिकार हो रही है उनको क्या क्या उपचार प्राप्त हैं, कैसे उपचार प्राप्त हो सकते हैं, इन सब से संबंधित विषयों के बारे में ये अधिनियम बनाया गया है। तो बेसिकली 4 पॉइंट्स में इस एक्ट को मैं कंक्लूड कर दूंगा। पहली बात तो ये कि घरेलू हिंसा है क्या, डोमेस्टिक वायलेंस क्या होती है, किन किन चीज़ों को डोमेस्टिक वायलेंस की कैटेगरी में लिया गया। तो एक फेज ये रहने वाला इस एक्ट को समझने के लिए। दूसरा, अगर किसी महिला के साथ घरेलू हिंसा हो गई है तो उसे रेमेडी क्या है, क्या क्या उसे उपचार मिल सकते हैं। तो दूसरा महत्वपूर्ण एस्पेक्ट उपचारों में से रहने वाला है, ज़्यादातर सवाल भी इसी में से पूछे जाने। तीसरी बात, ये जो उपचार मिलेंगे इसके लिए क्या करना होगा, कैसे मिलेंगे, तो ये रेमेडियाज हम कैसे प्राप्त करेंगे। और चौथी बात, इस सब को करने के लिए क्या क्या व्यवस्थाएं लेजिस्लेचर ने की है, क्या क्या एसेसरीज हमको दी है, तो उस पर भी हम चर्चा करेंगे। तो जैसा कि पहले नाम ही एक्ट का है, घरेलू हिंसा से महिलाओं का संरक्षण, तो सबसे पहले हम ये जान लें कि ये घरेलू हिंसा क्या है। हम किसको कहेंगे कि ये डोमेस्टिक वायलेंस का एक्ट है या कौन सा कार्य घरेलू हिंसा का कार्य। तो इसके लिए सबसे पहले सेक्शन 2G में आपको एक डेफिनेशन दिखाई पड़ेगी, अगर एक्ट आप लोगों के पास है। नहीं भी है तो आवश्यकता नहीं है, मैं बहुत सरलता के माध्यम से आप लोगों को समझाने का प्रयास करूंगा। आपके पास एक पेपर पेन जरूर होने चाहिए। अगर पेपर पेन रहेंगे तो कुछ नोट भी कर पाएंगे और एग्जामिनेशन के जो सवाल आएंगे उनके लिहाज से भी हमारे लिए ये जर्नी थोड़ी ठीक रहेगी। तो चलिए, घरेलू हिंसा 2G में इसे डिफाइन किया गया है और सेक्शन 3 में इसकी संपूर्ण परिभाषा दे दी गई है कि किस कार्य को हम घरेलू हिंसा का कार्य कहेंगे। तो लिखता है लेजिस्लेचर कि प्रत्यर्थी का कोई कार्य या कार्य लोभ, उसका कोई कारण या कोई आचरण, एनी एक्ट और ओमिशन, एनी कंडक्ट और कॉज ऑफ रेस्पोंडेंट। प्रत्यर्थी, देखिए घरेलू हिंसा में 2 बातें आपको देखनी पड़ेगी। प्रत्यर्थी शब्द का प्रयोग हुआ तो प्रत्यर्थी वो है
जिसके खिलाफ घरेलू हिंसा में मुकदमा किया जा रहा है, ये ध्यान रखना। और जो मुकदमा करेगा, जो महिला पीड़ित है, उससे कहेंगे व्यथित व्यक्ति, एक ग्रीव्ड पार्टी। तो व्यथित जो महिला है वही घरेलू हिंसा की शिकार होगी, या घरेलू हिंसा की जो महिला शिकार होगी उसे हम व्यथित महिला कहेंगे। जो घरेलू नातेदारी में रहती है, सेक्शन 2A के अकॉर्डिंग, जो घरेलू नातेदारी में रहती है और उसे उसके साथ में कोई न कोई घरेलू हिंसा का कार्य होता है। अब घरेलू हिंसा है क्या, तो फिर से 2G और 3 पर आ जाते हैं कि एनी एक्ट और ओमिशन ऑफ रेस्पोंडेंट, यानी कि विपक्षी का कोई ऐसा कार्य जिस व्यक्ति ने हिंसा की है, वो कोई ऐसा कार्य करे, कोई कार्य लोप करे, कोई आचरण करे जिससे क्या हो कि जिससे व्यथित व्यक्ति, ध्यान रहे इस अधिनियम के अंतर्गत व्यथित व्यक्ति महिला होगी। इस अधिनियम की विशेषता ये है कि जो एग्रीव्ड पार्टी है वो महिला होगी, तो महिला ही शिकायत करता होगी। तो व्यथित व्यक्ति जो है उसके स्वास्थ्य, सुरक्षा, जीवन, अंग या भलाई को कोई व्यक्ति अपहानि कारित करे, कोई क्षति कारित करे, उसके संकटापन्न कार्य करे, या व्यथित व्यक्ति के प्रति कोई शारीरिक, लैंगिक, मौखिक और भावनात्मक या आर्थिक दुर्व्यवहार करे, तो एनी हार्म और इंजुरी और इंडेंजरस द हेल्थ, सेफ्टी, लाइफ, लिम्ब और वेलबींग मेंटली और फिजिकली टू एग्रीड पर्सन। तो इसको यहां पे क्या कहा गया, यहां पे कहेंगे इसे घरेलू हिंसा का काम। ये तो हो गई लेजिस्लेचर ने लिखा। मैं बहुत सरल भाषा में अगर आपसे कहूं तो भाई, अगर कोई महिला है, उसके शरीर पे, उसके स्वास्थ्य पे, उसके जीवन पे, उसकी भलाई, वेलबींग पे विपरीत प्रभाव डालने वाला कोई भी शारीरिक कार्य हो सकता है, कोई भी लैंगिक यानी सेक्सुअल कार्य हो सकता है, कोई भी वर्बल यानी मौखिक कार्य हो सकता है, कोई भी इमोशनल यानी कि भावनात्मक कार्य हो सकता है, या कोई भी आर्थिक अब्यूज, इकोनॉमिक अब्यूज हो सकती है, आर्थिक दुर्व्यवहार हो सकता है। तो ये सब चीजें, अब शारीरिक दुर्व्यवहार का क्या मतलब है, तो अगर कोई किसी के साथ मारपीट करेगा तो फिजिकल अब्यूज ही होगी। तो महिलाओं के साथ अगर मारपीट की जाए, बॉडीली पेन उन्हें दिया जाए, हार्म किया जाए, उनके जीवन को खतरे में डाला जाए, लाइफ को डेंजर में डाला जाए, तो ये सब फिजिकल अब्यूज के अंतर्गत आएगा। इसमें महिलाओं के प्रति असॉल्ट करना, हमला करना भी शामिल है। क्रिमिनल इंटिमिडेशन, जो आपराधिक अभित्रास है, वो भी महिलाओं के प्रति कोई करेगा, या फिर कोई महिलाओं के प्रति बल का प्रयोग करेगा, तो इसको भी हम कहीं न कहीं फिजिकल हार्म में लेंगे या फिजिकल इंजरी में लेंगे। ये शारीरिक दुर्व्यवहार या फिजिकल अब्यूज कहा जाएगा। तो किसी महिला के प्रति फिजिकल अब्यूज करेंगे तो भी घरेलू हिंसा होगी। लैंगिक दुर्व्यवहार, सेक्सुअल अब्यूज तो आप लोग समझते ही हैं कि भाई सेक्सुअल नेचर का कोई भी ऐसा काम करना जिससे कि किसी महिला की गरिमा, उसकी डिग्निटी भंग होती हो, उसकी इंसल्ट होती हो, उसका अपमान होता हो, तिरस्कार की भावना से जिसे देखा जाता हो, या अदरवाइज उसके किसी राइट्स का वोलेशन होता हो, लेकिन एक्ट होना चाहिए सेक्सुअल नेचर, तो वो सेक्सुअल अब्यूज की डेफिनेशन में रख दिया गया। मौखिक, वर्बल, आप सब समझते हैं कि वर्बली कई बार महिलाओं को कई बातें सुनाई जाती हैं। घर में रहने वाली महिला, कई बार किसी महिला के अगर घर में रह रही है, बहुत अधिक समय तक संतान प्राप्ति नहीं हुई, तब भी उसे कोई न कोई उपमाएं दे दी जाती है। उनका कुल मिला के इंसल्ट किया जाता है, अनादर किया जाता है, रिडिक्यूल यानी कि उपहास की भावना से उन्हें देखा जाता है, उन्हें गाली गलौज करना, ये सब चीज़ें वर्बल अब्यूज़ में कवर होगी। और जहाँ तक हम आर्थिक अब्यूज़ की बात करें, हम इकोनॉमिकल अब्यूज़ की बात करें, तो किसी महिला को जो घर में जो साधन उपलब्ध होते हैं इकोनॉमिक, उनका प्रयोग नहीं करने देना है। जैसे किसी महिला को कहा जाए कि बेड पर नहीं, तुम्हारे लिए तो नीचे है, सोना है, तुम्हें इस घर का फ्रिज इस्तेमाल नहीं करना है, तुम्हें ठंडा पानी नहीं पीना है, तुम्हें इस घर के कोई व्हीकल इस्तेमाल नहीं करने हैं। तो ये सब एक तरीके से इकोनॉमिकल अब्यूज़ है। उसे, एक महिला को भी घर में जो रहती है उसे भी हाथ खर्ची का पैसा चाहिए होता है, तो ये सब उसे हाथ खर्ची नहीं देना है,
उससे उसके भी कुछ शौक होते हैं, हॉबीज़ होती हैं हमारे घर में। आज महिला दिवस का देखिए, आज महिला दिवस भी है, और ऐसी स्थिति में महिलाओं के प्रति जो अब्यूज़ समाज में हो रही है, तो उनके ऊपर चर्चा करने का हमको अवसर मिला। तो हम बात कर रहे हैं कि भाई महिलाएं भी राष्ट्र निर्माण में बहुत महत्वपूर्ण योगदान रखती है, और महिलाएं, राष्ट्र का निर्माण तो बाद में होता है, पहले घर से इंसान शुरू करता है। तो महिला एक घर का निर्माण करने में उसकी एक महत्वपूर्ण भूमिका है। तो महिला दिवस पर जितनी भी वीडियो नारी शक्ति मेरा वीडियो सुन रही है, उन सबको मैं नमन करता हूँ, क्योंकि कहीं न कहीं वो एक बहन के रूप में, एक पत्नी के रूप में, एक माँ के रूप में समाज को आगे बढ़ाने का काम कर रही है। दो पंक्तियां मैं कह देता हूं, मुझे याद आ रही है, जो मातृशक्ति को लेकर है। मातृशक्ति पर दो पंक्तियां मैंने बहुत वर्षों पहले लिखी थी कि वात्सल्य प्रेम और स्नेह भी है यदि तो ममता है माँ। वात्सल्य प्रेम और स्नेह भी है यदि तो ममता है माँ। भगवान राम और कृष्ण को भी जनने की क्षमता है माँ। तो माँ वो है जिसने भगवान राम और कृष्ण को भी अपनी कोख से जन्म दे दिया। तो नारी शक्ति को फिर से नमन कर दो। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो फिर अपन बात कर रहे थे इकोनॉमिकल अब्यूज़ की। तो इकोनॉमिकल अब्यूज़ में मैंने बता दिया आपको कि कई सारी चीज़ें आ सकती है। महिलाओं को गाड़ी चलाना नहीं, तो भाई ये गाड़ी तुम नहीं चला सकती। घर में जो भी सुख सुविधाएं हैं वो प्रयोग नहीं कर सकती, उनको पैसा नहीं दिया जाए और उनके हाथ खर्ची का भी पैसा नहीं दिया जाए, तो ये कहीं न कहीं इकोनॉमिकल अब्यूज़ में आएगा, एंड दैट इज़ टोटली कॉल्ड घरेलू हिंसा। एक बात तो ये हो गई। दूसरी बात, घरेलू हिंसा किसको कहा गया कि साहब घरेलू हिंसा में ऐसा भी कोई काम आएगा कि यदि घर का कोई व्यक्ति किसी महिला से कोई दहेज मांग ले, कोई वैल्यूबल सिक्योरिटी की डिमांड कर ले, उसके लिए उसे तंग करे, अफानी करे, क्षतिग्रस्त करे, संकटापन्न करे, तो डिमांडिंग ऑफ डाउरी और एनी अदर वैल्यूबल सिक्योरिटी विच इंसल्ट, harms or causes injury to a woman, that is also covered under the act of domestic violence। तो ये भी डोमेस्टिक वायलेंस का एक्ट ही माना जाए। तो पहली बात हम ये समझ गए, जो मैंने आपसे कहा कि घरेलू हिंसा क्या है। तो किसी महिला के प्रति ऐसे कोई काम करने, जो चारों पांचों मैंने बातें बता दी आपको, कि उसे फिजिकली अब्यूज़ करना, उसे समझा दिया, उसे सेक्सुअली अब्यूज़ करना वो भी हो गया, वर्बल अब्यूज़ करना वो भी हो गया, और इकोनॉमिक अब्यूज़ भी उसमें हो गया। और महिला के जीवन सुरक्षा, उसके भलाई को क्षतिग्रस्त करने वाला, उसको क्षति पहुंचाने वाला, संकट करने वाला कोई भी कार्य घरेलू हिंसा का कार्य कहलाएगा, अगर घरेलू नातेदारी के भीतर हुआ है। ठीक, तो डोमेस्टिक रिलेशनशिप भी होनी चाहिए। तो डोमेस्टिक रिलेशनशिप क्या है, तो उसकी डेफिनेशन आपको 2F में मिलेगी कि डोमेस्टिक रिलेशनशिप क्या होता है कि साहब जब दो या दो से ज़्यादा लोग किसी रक्त संबंध, विवाह संबंध और दत्तक संबंधों के माध्यम से एक साथ जुड़े हुए हों और संयुक्त परिवार में रहते हों, तो कहा जाता है कि वो घरेलू नातेदारी में रहते हैं। तो 3 बातें ध्यान रखनी है डोमेस्टिक रिलेशनशिप के लिए। एक तो ब्लड रिलेशन से जुड़ा होना जरूरी है, दूसरा रिलेशनशिप ऑफ मैरिज से जुड़ा होना जरूरी है, और तीसरा एडॉप्शन से भी जुड़ा हुआ हो तब भी, और वो सब लोग साथ रहते हों, तो कहा जाएगा कि घरेलू नातेदारी में। ब्लड रिलेशन आप सब साथ समझते ही हैं कि पिता पुत्र पुत्रियां, ये सब ब्लड रिलेशन से जुड़ी हुई है, भाई बहन। शादी के रिलेशन से, मैट्रिमोनियल रिलेशन से, मैरिज के रिलेशन से हमारी पत्नी, फिर हमारे साले साहब, फिर हमारे सास ससुर, ये सब जो लोग हैं ये भी कहीं न कहीं विवाह के संबंध से जुड़े हुए हैं। तो अगर वे भी संयुक्त रूप से साथ रहते हैं हमारे, तो घरेलू नातेदारी ही कहा जाएगा। और अडॉप्शन में कई बार जब हम बच्चों को दत्तक लेते हैं, अडॉप्ट करते हैं, तो अगर साथ रहते हैं तो वो भी घरेलू नातेदारी की ही डेफिनेशन में आएगा। तो जब घरेलू नातेदारी में कोई पीड़ित महिला हो, व्यथित महिला हो, जिसके साथ की अभी मैंने धारा 3 में आपको बताया कि घरेलू हिंसा के ये कार्य होते हों, तो कहा जाएगा कि वो
एग्रीव्ड वुमेन है, व्यथित महिला है, और उसे ही इस अधिनियम का संरक्षण देने के लिए ये अधिनियम बनाया गया है। तो घरेलू हिंसा क्या होती है ये हम समझ गए। अब हम बात करते हैं कि साहब जिस महिला के साथ घरेलू हिंसा हो रही है उसे ये अधिनियम क्या क्या उपचार देगा, रेमेडी क्या क्या देगा, क्या क्या प्रोटेक्शन देगा। बात कर रहे हैं प्रोटेक्शन, तो क्या प्रोटेक्शन देगा। तो आप लोग को बड़ा सवाल भी उस पर पूछे जा सकते हैं, शॉर्ट नोट्स में भी सवाल इस पर पूछे जा सकते हैं। तो आपको नोटिस में लेना है कि ये 5 तरीके के जो प्रोटेक्शन हैं ये इस अधिनियम में व्यवस्था की गई है। 5 तरह की रेमेडीज महिलाओं को मिलेगी। तो सबसे पहले सेक्शन 18 को जब आप लोग देखोगे तो वहाँ पे प्रोटेक्शन ऑर्डर मिलेगा, संरक्षण आदेश दिया जाएगा कोर्ट के द्वारा। दूसरी बात, सेक्शन 19 में रेजिडेंशियल ऑर्डर के बारे में प्रावधान है, निवास आदेश। थर्ड, सेक्शन 20 में मॉनेटरी रिलीफ, आर्थिक सहायता को बताया गया है। फोर्थ नंबर पे सेक्शन 21 में कस्टडी के ऑर्डर दिए जा सकते हैं, अभिरक्षा के आदेश दिए जा सकते हैं, बच्चों की कस्टडी के बारे में बेसिकली। और सेक्शन 22 में कॉम्पनसेशन का ऑर्डर दिया जा सकता है, प्रतिकर के आदेश दिए जा सकते हैं। तो ये सब चीज़ों पे एक एक करके हम अभी चर्चा करने वाले हैं। इन पे कभी कभी शॉर्ट नोट्स में सवाल और कभी कभी आपका पूरा बड़ा सवाल भी जो पार्ट बी में आपसे एग्जामिनेशन में पूछा जाता रहा है वो भी आने की संभावना पूरी। चलिए तो हम शुरू करते हैं। सबसे पहली जो रेमेडी है सेक्शन 18 में, और वो है आपकी प्रोटेक्शन ऑर्डर। सेक्शन 2O रेड विथ सेक्शन 18, इस अधिनियम की धारा 2 का खंड O जो है डेफिनेशन क्लोज का, उसमें प्रोटेक्शन ऑर्डर के बारे में बताया गया है। और ये प्रोटेक्शन ऑर्डर को सेक्शन 18 में कंप्लीटली डिफाइन भी किया गया है। तो हम दोनों ही चीज़ों को साथ लेते हुए चर्चा स्टार्ट करते हैं। चलिए, प्रोटेक्शन ऑर्डर, संरक्षण आदेश कि साहब ये संरक्षण आदेश क्या होता है। तो जो एग्रीव महिला है, व्यथित व्यक्ति है, और जो रेस्पोंडेंट है जिसने घरेलू हिंसा की है, जिसने महिला को शिकार बनाया है डोमेस्टिक वायलेंस का, उन दोनों को एक बार न्यायालय सुनवाई का अवसर दे देता है। आफ्टर गिविंग अपॉर्चुनिटी ऑफ बीइंग हर्ड टू बोथ ऑफ द पार्टीज टू द केस, रेस्पोंडेंट एंड एग्रीव्ड पार्टी। ठीक, तो एग्रीव्ड को और रेस्पोंडेंट को दोनों को सुन लिया जाता है। और कोर्ट को ये लगता है कि कोई घरेलू हिंसा हुई है या होने की संभावना है, एंड कोर्ट सेटिस्फाइड दैट इफ एनी एक्ट ऑफ डोमेस्टिक वायलेंस हैज बीन कंडक्टेड और कमिटेड और इज लाइकली टू बी कमिट, तो न्यायालय एक प्रोटेक्शन का ऑर्डर पारित कर सकता है कि न्यायालय को लगता है कि किसी महिला के साथ घरेलू हिंसा हो गई है या होने की संभावना है, तो उस महिला को कैसे सुरक्षित किया जाए, उसके लिए सेक्शन 18 में प्रोटेक्शन ऑर्डर को बताया गया है। क्या होगा इस प्रोटेक्शन ऑर्डर में, कोर्ट क्या ऑर्डर करेगा। तो पहली बात, कोर्ट ये ऑर्डर कर सकता है कि जो विपक्षी है, जो रेस्पोंडेंट है, उसको ऑर्डर दिया जाए कि वो आगे से कोई घरेलू हिंसा का एक्ट नहीं करेगा। तो प्रोटेक्शन में पहला ऑर्डर ये दे सकता है कोर्ट कि जो रेस्पोंडेंट है आगे से कोई हिंसा ना खारिज करे। दूसरा, घरेलू हिंसा के किसी कार्य में ना तो वो सहायता करे ना ही उसका दुष्प्रेरण करे। उसे खुद तो नहीं करनी है लेकिन दूसरों से भी नहीं करवाना है, अबेट भी नहीं करना है, असिस्ट भी नहीं करना है, ये भी ऑर्डर दिया जाए। जो एग्रीव पर्सन है, जो महिला पीड़ित है, उसके जो वहाँ काम करती है नियोजित, अगर कहीं पे एम्प्लॉयड है वो, तो नियोजन के स्थान पे वो जो व्यक्ति है, रेस्पोंडेंट है, वो वहाँ बार बार ना जाए, बच्चों के स्कूल में ना जाए, जहाँ व्यथित महिला रहती है उसे जा जाकर परेशान ना करे, ये भी प्रोटेक्शन ऑर्डर का भाग हो सकता है। और तो और कोर्ट ऑर्डर दे सकता है रेस्पोंडेंट को कि वो पीड़ित महिला को किसी भी टेलीफोन के माध्यम से, इलेक्ट्रॉनिक और किसी डिवाइस के माध्यम से, ईमेल, सोशल मीडिया के माध्यम से, लिख के या मौखिक में किसी प्रकार का कोई संवाद उससे संपर्क ना करे। चौथी बात, कोर्ट ये भी ऑर्डर कर सकता है कि जो रेस्पोंडेंट और एग्रीव्ड पार्टी के
मान लो जॉइंट बैंक अकाउंट्स थे या उनकी कोई जॉइंट प्रॉपर्टीज थी, तो उनको लेकर भी संचालित करने के बारे में डायरेक्शन दे सकता है कि अब इनको कौन रेगुलेट करेगा। तो अगली बात, न्यायालय घरेलू हिंसा के जो आश्रित व्यक्ति हैं, जो आश्रित हैं या अन्य कोई रिश्तेदार हैं, अन्य कोई नातेदार हैं, उन लोगों को भी जो कि व्यथित व्यक्ति को, एग्रीड पार्टी को थोड़ी मदद करते, सहायता देते, तो उनको क्षति पहुंचाने से भी मना करने के आदेश दे सकता है। कोर्ट कह सकता है उस रेस्पोंडेंट को, जो व्यक्ति अपराध करता है, जो व्यक्ति घरेलू हिंसा का कार्य करता है, कोर्ट उसे कह सकता है कि साहब कि आप उसको, जो उस एग्रीड पर्सन को, कोई तो होगा महिला का घर में जो उसे सहायता करेगा, तो जो सहायता देने वाले व्यक्ति को भी आप कोई थ्रेटनिंग नहीं दोगे, ये भी प्रोटेक्शन ऑर्डर का भाग हो सकता है। और न्यायालय किसी अन्य कार्य को उचित समझे तो भी ऑर्डर दे सकता है कि भाई ये कार्य रेस्पोंडेंट नहीं करेगा। तो ये बात हुई प्रोटेक्शन ऑर्डर की, ठीक है। तो प्रोटेक्शन ऑर्डर में आप समझ गए होंगे कि क्या क्या कोर्ट ऑर्डर कर सकता है, महिला को क्या क्या रेमेडी दी जा सकती है। अब जो सेकंड नंबर की रिलीफ है वो रेजिडेंशियल ऑर्डर है, निवास आदेश। ये जो है आपको सेक्शन 19 में मिलेगा और डेफिनेशन पोर्शन में सेक्शन 2P में, जो 2P है वहां भी एक रेमेडी आपको दिखाई पड़ती है, दैट इज रेजिडेंशियल ऑर्डर। तो कोर्ट के सामने कोई महिला जाती है घरेलू हिंसा अधिनियम के अंतर्गत, तो कोर्ट उसे निवास आदेश भी दिलाएगा। किस प्रकार से होगा, क्या क्या इसके एस्पेक्ट होंगे, इस पर चर्चा करते। तो देखिए, शेयर्ड हाउस होल्ड जो है, मतलब कि साझा गृहस्थी, जहाँ पे कि वो पीड़ित महिला या जिसके साथ घरेलू हिंसा हुई है वो रहती है, तो कोर्ट ऑर्डर दे सकता है कि जो रेस्पोंडेंट है वो उसे वहां से बाहर नहीं निकालेगा, वो डिस्पोजेस नहीं करेगा, उसे घर से निकालेगा नहीं, वो जहाँ रहती है उसके रहने में कोई बाधा नहीं डालेगा, कोई ऑब्स्ट्रक्शन कॉज नहीं करेगा। और तो और कोर्ट उचित समझे तो जो रेस्पोंडेंट है, जो हिंसा कारित करता है, उसे कह सकता है कि भैया आप बाहर निकल जाइए घर से। ये भी रेजिडेंशियल ऑर्डर में शामिल है। तो पहली बात तो ये कि पीड़ित महिला को के लिए फेवर में ऑर्डर करेगा कि जो रेस्पोंडेंट है वो उसे घर से बाहर नहीं करेगा, डिस्पोजेस नहीं करेगा, बेकब्जा नहीं करेगा। दूसरी बात, कोर्ट उस रेस्पोंडेंट को ऑर्डर दे सकता है कि भैया तुम लड़ाई झगड़ा करते हो, तुम यहाँ से बाहर चले जाओ। तीसरी बात, कोर्ट रेस्पोंडेंट को इस बात के लिए कंपेल कर सकता है, आबद्ध कर सकता है कि वो शेयर्ड हाउस होल्ड, साझा गृहस्थी का जो कोई भाग है, उसके किसी पर्टिकुलर पार्ट में जहाँ पे कि कोई एग्रीड वुमेन रहती है तो वहाँ पे ना जाए। मतलब कोर्ट चाहे तो ये ऑर्डर कर सकता है वहाँ पे कि जो पीड़िता का बेडरूम है, उस बेडरूम में या जो पीड़िता जहाँ पे अक्सर कामकाज करती है किचन में, तो वहाँ रेस्पोंडेंट को प्रवेश करने से मना करने के ऑर्डर भी दिए जा सकते हैं। इसी तरह अगर कोई शेयर्ड हाउस होल्ड है, मतलब साझा संपत्ति है जो कि सबकी मिली जुली, कई बार हिंदू फैमिलीज में सबका शेयर हाउस होल्ड होता है, तो कई संपत्तियों में सबके शेयर होते हैं, तो कोर्ट ऑर्डर कर सकता है कि कोई भी व्यक्ति उसे डिस्पोज नहीं करेगा, उस पर कोई कर्जा नहीं लेगा। ये भी रेजिडेंशियल ऑर्डर का एक पार्ट हो सकता है। रेस्पोंडेंट को मजिस्ट्रेट की इजाजत के बिना उस साझा गृहस्थी के अपने शेयर्ड हाउस होल्ड को त्याग करने से भी कोर्ट मना कर सकता है। अब क्या होता है कई बारी कि जैसे जो व्यक्ति अपराध करता है, अब कोर्ट तो ऑर्डर दे सकता है कि महिला को बाहर नहीं निकाला जाए, तो ऐसी स्थिति में वो व्यक्ति क्या करेगा कि वो अपने मकान को बेचने की कोशिश करेगा कि मैं मकान ही बेच देता हूँ, तो कहाँ रखने के लिए कोर्ट उसे कंपेल करेगी, तो कोर्ट उसे ऐसे मकान को बेचने से भी मना कर सकता है। ये भी रेजिडेंशियल ऑर्डर का पार्ट बनेगा। और कई बारी ये एक विशेष जो बात कहने वाला हूँ मैं आपको कि अगर जो पीड़ित महिला है जिसके साथ घरेलू हिंसा की कोई घटना हुई है, अगर वो ये कह दे कि कहीं ना कहीं वो उस शेयर्ड हाउस होल्ड में, जहाँ जिस साझा गृहस्थी में, जिस परिवार में, जिस घर में वो रहते हैं, कंफर्टेबल नहीं है, उसके लिए ठीक नहीं है, उसके लिए वहाँ पे हमेशा क्षति है, नुकसान हो सकता है या संकट बना हुआ है,
तो रेस्पोंडेंट को, विपक्षी को ऑर्डर दिया जा सकता है कि वो उसे उस प्रीमाइसेस से बाहर कहीं किराए का मकान दिलाए और उसे वहाँ रखे, किराया भी उसे ही देना पड़ेगा। तो ये भी एक ऑर्डर हो सकता है जो कि रेजिडेंशियल ऑर्डर में शामिल होगा। ध्यान रखिए, इस धारा के अंतर्गत यदि रेस्पोंडेंट कोई महिला है तो उसे घर से हटने का ऑर्डर नहीं दिया जाए। जैसे मैंने कहा था ना कि घर वाले के मालिक को भी कह सकते कि भैया आप हट जाओ यहाँ पर, लेकिन ध्यान रखना है रेस्पोंडेंट उसके लिए पुरुष होना चाहिए। अगर पुरुष रेस्पोंडेंट है तो उसे घर से निकाला जा सकता है अगर वो अपराध करता है, घरेलू हिंसा करता है। लेकिन कोई महिला रेस्पोंडेंट है तो उसे नहीं निकालेंगे। कारण क्या है कि ज़्यादातर लड़ाई आप जानते हो कि सास बहू की होती है। तो ऐसी स्थिति में ना तो सास को बाहर निकालने का ऑर्डर दिया जाए इस एक्ट में, और ना ही बहू को बाहर निकालने का ऑर्डर दिया जाए। तो ये रेजिडेंशियल ऑर्डर के कुछ पार्ट होते हैं जो हमें समझने हैं। इसके अलावा संतानों की सुरक्षा के लिए मजिस्ट्रेट उचित समझे तो शर्तें लगा सकता है। घरेलू हिंसा को रोकने के लिए मजिस्ट्रेट उचित समझे तो रेस्पोंडेंट को ऑर्डर दे सकता है कि वो बाउंड भरे, उनसे बंद पत्र का निष्पादन कराया जा सकता है। और इसके अलावा निकटतम पुलिस थाने को निर्देश दे सकता है कि व्यथित व्यक्ति की सहायता की जाए यदि आवश्यकता पड़े तो ये सब चीज़ें रेजिडेंशियल ऑर्डर में आएगी। मजिस्ट्रेट उचित समझे तो धारा 19 के इस धारा 19 के अंतर्गत ये अगर किसी महिला का कोई स्त्री धन रेस्पोंडेंट ने ले लिया है, कोई संपत्ति कोई प्रत्यर्थी ने ले ली है, विपक्षी ने ले ली है, तो उसे वापस दिलाने के ऑर्डर भी इसी धारा में दिए जा सकते हैं। तो दैट इज कॉल्ड रेजिडेंशियल ऑर्डर। आगे बात करें, दो बातें हुई ना कि भाई रेस्पोंडेंट और एग्रीव्ड पार्टी। तो एग्रीव्ड कौन होगा वो मैंने समझा दिया कि कोई महिला होगी और जो घरेलू नातेदारी में रह रही है और उसके साथ कोई ना कोई घरेलू हिंसा का कार्य किया गया। रेस्पोंडेंट कौन होगा तो के साहब इस एक्ट में रेस्पोंडेंट जो होगा वो 2Q में जब आप देखोगे तो उसकी डिफाइन किया गया है और कहा गया है कि ऐसा वयस्क पुरुष होगा। कौन होगा? एडल्ट मेल होगा जो कि डोमेस्टिक रिलेशनशिप में रह रहा है पीड़िता के साथ। व्यथित व्यक्ति ने इस अधिनियम के अंतर्गत उसके खिलाफ कोई न कोई एक्शन लिया है, कोई न कोई रेमेडी मांगी है। तो एक ऐसा एडल्ट मेल होगा जिसके विरुद्ध पीड़िता ने इस अधिनियम में कोई उपचार मांगा है, तो उसे यहाँ पे रेस्पोंडेंट या व्यथित व्यक्ति कहा गया। तो ये दूसरा आप रेजिडेंशियल ऑर्डर समझ गए, जो दूसरी रेमेडी इस एक्ट में मिलती है। तीसरी जो रेमेडी यहाँ मिलती है वो है आर्थिक सहायता। तो आर्थिक सहायता, उसके लिए आप सेक्शन 20 को देखेंगे। सेक्शन 20 देखिए, वो आपको आर्थिक सहायता मॉनिटरी रिलीफ के बारे में बताएगा कि साहब ये मॉनिटरी रिलीफ क्या है। तो सेक्शन 20 पढ़ते हम लोग। देखिए, जब भी मजिस्ट्रेट के सामने कोई एप्लीकेशन जाएगी घरेलू हिंसा की, कैसे जाएगी, किस प्रोविजन में जाएगी, उसके बारे में भी आगे हम डिस्कस करेंगे। लेकिन जब भी कोई न कोई आवेदन घरेलू हिंसा का मजिस्ट्रेट के सामने जाएगा और मजिस्ट्रेट उसको निपटाते समय यदि उसकी राय है कि पीड़िता ने, एग्रीव्ड पर्सन ने, व्यथित महिला ने अगर घरेलू हिंसा के कारण उसे कोई नुकसान हुआ है, उसकी संतानों ने कोई हानि उठाई है, तो मजिस्ट्रेट ऐसी हानि के लिए या ऐसी क्षति और नुकसान के लिए आर्थिक सहायता मुहैया कराएगा। अब ये कौन कौन सी हानि हो सकती है, घरेलू हिंसा की घटना के कारण क्या क्या नुकसान हो सकता है। तो कई बार लॉस ऑफ अर्निंग्स हो सकती है, आजीविका की हानि हो सकती है। मान लीजिए महिला कोई कार्य भी करती है और उसे टॉर्चर किया जाता है, काम नहीं करने दिया जाता, उसे ऑफिस ही नहीं जाने दिया जा रहा, तो उसकी अर्निंग लॉस होगी। घर में भी अगर वो कोई काम करती है, सिलाई का, कढ़ाई का, बुनाई का, तो अगर उसे वो भी नहीं करने दिया जा रहा तो उसे नुकसान होता है। दूसरी बात, अगर महिला के साथ मारपीट आप करते हो तो उसे कहीं चोट पहुंचती है, बीमार हो जाती है, तो उसके लिए जो मेडिकल एक्सपेंसेस लगते हैं वो भी यहाँ पे मॉनिटरी रिलीफ के रूप में दिलाए जाएंगे, वो भी लॉसेस के आएंगे।
और अगर मारपीट की है, कुछ किया है, या महिला की कोई संपत्ति, जैसे महिला मोबाइल यूज़ करती है और कोई पति बिल्कुल सनकी है, खिसका हुआ है, महिला को मोबाइल देखते ही तोड़ देता है, फेंक देता है, और उसकी अगर वो गाड़ी से घूमने जाती है स्कूटी, तो उसकी स्कूटी तोड़ देता है, तो ये सब उसकी संपत्ति को कोई हानि होती है, तो उसके लिए भी डिस्ट्रक्शन ऑफ प्रॉपर्टी के लिए भी मॉनेटरी रिलीफ इस अधिनियम के अंतर्गत या इस सेक्शन 20 के अंतर्गत दिलाई जा सकती है। एक बात अपने को ध्यान रखनी है कि सेक्शन 125 सीआरपीसी में जो मेंटेनेंस मिलता था, जो पति से पत्नी को भरण पोषण की हकदार पत्नी होती थी, तो वो भरण पोषण के ऑर्डर के अलावा होगा यहाँ इस धारा में मॉनेटरी रिलीफ। तो इस धारा में जो आर्थिक सहायता दिलाई जाएगी वो भरण पोषण तो मिलेगा सो मिलेगा, उसके अलावा यहाँ पे दिलाई जाएगी। और बातें ध्यान रखनी है आर्थिक सहायता के लिए, जो आर्थिक सहायता इस धारा में मिले वो पर्याप्त होनी चाहिए, उचित होनी चाहिए, रीजनेबल मॉनेटरी रिलीफ होना चाहिए, उसकी पत्नी के स्टेटस को, बच्चों के जीवन स्तर को देखते हुए आर्थिक सहायता देनी चाहिए। तो क्या आर्थिक सहायता मिले, कोर्ट किससे दिलवाएगा? जनरली रेस्पोंडेंट से ही दिलवाएगा, पति से, या जो भी लोग हैं जो रेस्पोंडेंट बनाए गए हैं, जो इसमें विपक्षी बनाए गए हैं, उन विपक्षियों को ही ऑर्डर देगा कि साहब इसको ये मॉनेटरी रिलीफ आप दीजिए। पर ये मॉनेटरी रिलीफ ऐसे नहीं होगा कि बहुत थोड़ा सा हो। मैं दो ही शब्द इस्तेमाल कर रहा हूँ कि उनके स्टेटस को, जीवन स्तर को देखकर और बच्चों के जीवन स्तर को देखकर, उनके समाज में स्टेटस को देखकर ये तय किया जाए कि उन्हें कितना रिलीफ मिलना चाहिए। मजिस्ट्रेट कई मामलों में मॉनेटरी रिलीफ को एक मुश्त राशि संदाय करने के और लमसम अमाउंट देने के लिए भी ऑर्डर कर सकता है। जब भी कभी आर्थिक सहायता का कोई आदेश दिया जाए तो उस ऑर्डर की एक कॉपी नियरेस्ट पुलिस स्टेशन को भेज दी जाएगी, ये भी इसमें प्रोविजन है। प्रत्यर्थी को आर्थिक जो सहायता है उसका संदाय एक पर्टिकुलर पीरियड के अंदर रेस्पोंडेंट को करना ही होगा, ये भी कोर्ट यहाँ पे ऑर्डर कर सकता है कि आप इतने समय में पैसा दो। अगर कोई व्यक्ति जो प्रत्यर्थी है, जो रेस्पोंडेंट है, विपक्षी है, नियोजक है या किसी का ऋणी है, तो कोर्ट उसके एम्प्लॉयर को भी ऑर्डर दे सकती है कि ये पैसा जो है आप कोर्ट में जमा कराइए, कई तनख्वाह सीधी कोर्ट में जमा कराइए या इतना पैसा कोर्ट में जमा कराइए, ताकि क्या हो सके, पीड़ित महिला को पैसा दिया जा सके, मॉनेटरी रिलीफ प्रदान किया जा सके। तो ये हो गया तीसरा रिलीफ, मॉनेटरी रिलीफ, जिसके बारे में सेक्शन 20 में हमने पढ़ा। और अब हम चौथे रिलीफ पर चलते हैं सीधा, एंड दैट इज कस्टडी ऑर्डर। तो कस्टडी ऑर्डर अभिरक्षा के आदेश हैं। देखिए जैसे नाम से स्पष्ट है कि कस्टडी, तो यहाँ पे कस्टडी किसकी होगी, तो सेक्शन 21 जो है और सेक्शन 2D के साथ हमको डेफिनेशन पोर्शन में पढ़ना है। तो कस्टडी यहाँ बेसिकली बच्चों की कस्टडी। तो जब भी कोर्ट के सामने घरेलू हिंसा का कोई परिवाद जाए, कोर्ट उस पर सुन रहा हो, सुनवाई करते समय, तो बच्चों की अस्थायी अभिरक्षा जो है वो व्यथित व्यक्ति को या व्यथित व्यक्ति की ओर से किसी व्यक्ति को दे सकता है। तो जो टेम्परेरी कस्टडी है बच्चों की, वो एग्रीव्ड महिला को दिलाई जा सकती है या एग्रीव्ड महिला की ओर से किसी अन्य जिम्मेदार व्यक्ति को कस्टडी दिलाने के ऑर्डर दिए जा सकते हैं। और मजिस्ट्रेट यदि उचित समझे तो प्रत्यर्थी को यानी कि रेस्पोंडेंट को अपने बच्चों से मिलने के लिए व्यवस्था करा सकता है या समय दे सकता है कि हर 15 दिन में, महीने भर में आप मिलोगे। और अगर कोर्ट को लगता है कि प्रत्यर्थी का, विपक्षी का बच्चों से मिलना बच्चों के हित में नहीं है, उचित नहीं है, तो उसे मिलने से रोकने के ऑर्डर भी दे सकता है, मना करने के ऑर्डर भी दे सकता है। तो ये भी ध्यान रखना है, परमिशन तभी देगा कोर्ट मिलने की बच्चों से जबकि बच्चों को कोई नुकसान होने की संभावना नहीं है, अन्यथा वो रेस्पोंडेंट को, जिसने कि घरेलू हिंसा का कोई कार्य किया है, वो पति हो सकता है, सास हो सकता है, ससुर हो सकता है, यानी कि पति है तो बच्चों का बाप हो सकता है, सास है तो बच्चों की दादी हो सकती है, ससुर है तो बच्चों का दादा हो सकता है। ये सब लोगों को या तो टाइम पे मिलने के ऑर्डर दे सकता है कि इतने टाइम में आप मिलोगे, या फिर उन्हें लगता है कि इनसे कोई खतरा है तो इन्हें मना भी कर सकता है कि आप बच्चों से नहीं मिलोगे। ये है अभिरक्षा का ऑर्डर, कस्टडी का ऑर्डर, बेसिकली बच्चों की कस्टडी का ऑर्डर ही ये माना जाएगा। अब जो अंतिम रेमेडी जो है वो कॉम्पनसेशन का ऑर्डर है,
जो कि सेक्शन 2K में हम पढ़ते हैं। तो इस अधिनियम के अंतर्गत घरेलू हिंसा के परिवाद पर सुनवाई करते समय यदि मजिस्ट्रेट की ये राय है कि घरेलू हिंसा के कारण किसी महिला को कोई नुकसान हुआ है, उसने कोई व्यय उठाया है, उसे कोई हानियां हुई है, तो वो रेस्पोंडेंट को ऑर्डर दे सकता है कि ऐसे नुकसान के लिए, ऐसे क्षति के लिए उसे प्रति कर दे, कॉम्पनसेशन देने का ऑर्डर दिया जा सकता है। ये कॉम्पनसेशन देने का ऑर्डर कौन देगा? कि साहब कोर्ट देगी। किसको देगी? जो गुनहगार लोग हैं, जिन लोगों ने घरेलू हिंसा की है, महिलाओं के साथ कोई न कोई अत्याचार का काम किया है, जो मैंने आपको पहले बताया कि क्या होती है हिंसा। तो ये बेसिकली सेक्शन 18, 19, 20, 21 और 22 ये 5 रिलीफ इस एक्ट के अंतर्गत बेसिक दिए जा सकते हैं। मेरा मानना है, मैंने प्रयास किया है कि इन 5 रिलीफ में क्या क्या कंटेंट है और आप समझ भी गए होंगे। चलिए, अब ये एक फेज पूरा हो गया, दूसरा फेज भी पूरा हो गया। एक फेज तो ये था कि घरेलू हिंसा होती क्या है वो समझ गए। दूसरा, घरेलू हिंसा होती है तो उसके लिए उपचार क्या क्या है इस एक्ट में, तो ये 5 उपचार आप समझ गए, ऑर्डर्स आप समझ गए, प्रोटेक्शन ऑर्डर, रेजिडेंशियल ऑर्डर, मॉनिटरी रिलीफ, कस्टडी का ऑर्डर और कॉम्पनसेशन का ऑर्डर 18, 19, 20, 21, 22। अब जो बात आती है, तीसरा फेज जो हमारा आता है कि कैसे अब हमको ये रिलीफ लेने हैं, इसके लिए हम क्या करें, हैं? ये रिलीफ प्राप्त करने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा? तो कि साहब ये रिलीफ प्राप्त करने के लिए हमको मजिस्ट्रेट के पास जाना पड़ेगा। पीड़ित महिला को कहाँ जाना पड़ेगा? मजिस्ट्रेट के पास जाना पड़ेगा। मजिस्ट्रेट के समक्ष उसे परिवाद करना पड़ेगा। तो सबसे पहला सवाल ही हमारा ये पैदा होता है कि ये कौन सा मजिस्ट्रेट के पास हमको जाना है। तो सेक्शन 2I आप देखोगे इस अधिनियम का, तो 2I आपको बता रहा है कि यहाँ पे मजिस्ट्रेट का मतलब फर्स्ट क्लास मजिस्ट्रेट से है, मेट्रोपोलिटन एरिया में मेट्रोपोलिटन मजिस्ट्रेट से है, जिनके लोकल जुरिडिक्शन में घरेलू हिंसा की कोई घटना हुई है, या फिर जहाँ पे एग्रीव्ड महिला जो है वो टेम्परेरी रूप से या स्थायी रूप से निवास करती है, या जहाँ पे रेस्पोंडेंट जो है प्रत्यर्थी विपक्षी निवास करता है। तो मजिस्ट्रेट का क्या मतलब है कि ऐसा कोई फर्स्ट क्लास मजिस्ट्रेट, या महानगर क्षेत्र है तो महानगर मजिस्ट्रेट, जिसके स्थानीय क्षेत्र में या तो घरेलू हिंसा की कोई घटना हुई है। तो पहली बात ये देखनी है कि घरेलू हिंसा की घटना कहाँ हुई है। अगर घरेलू हिंसा की घटना सूरजपोल थाना के जुरिडिक्शन में हुई है तो कोर्ट CGM में परिवाद पेश होगा। इसी तरह घरेलू हिंसा की घटना अम्बा माता थाने के क्षेत्र में हुई है तो ACGM 2 जो हमारा न्यायालय है उदयपुर का, तो वहाँ पे, तो जहाँ जहाँ बटे हुए हैं जुरिडिक्शन, तो वहाँ पे, या फिर जहाँ घरेलू हिंसा की जो पीड़िता है, जो व्यथित महिला है, वो अस्थायी रूप से रह रही, मान लीजिए उसे बाहर निकाल दिया, तो अगर घर से बाहर निकाल दिया, अब वो किसी और जगह पे जाके रह रही है, तो वहाँ पे भी वो घरेलू हिंसा का परिवाद फर्स्ट क्लास मजिस्ट्रेट के सामने ला सकती है। और तीसरी बात, जहाँ वो रेस्पोंडेंट रहता है, जहाँ गुनहगार रहता है, तो जहाँ गुनाह करने वाला व्यक्ति रह रहा है, इस अधिनियम के अंतर्गत घरेलू हिंसा करने वाला व्यक्ति रह रहा है, वहाँ पर भी परिवाद लाया जा सकता है मजिस्ट्रेट के समक्ष। तो एक बात तो आप समझ गए कि साहब आपको मजिस्ट्रेट के सामने आवेदन करना पड़ेगा, और मजिस्ट्रेट कौन सा होगा? वो फर्स्ट क्लास मजिस्ट्रेट होगा, प्रथम वर्ग मजिस्ट्रेट होगा, या मेट्रोपोलिटन एरिया में मेट्रोपोलिटन। अब दूसरी बात आती है कि साहब ये मजिस्ट्रेट को आवेदन कौन करे, किस धारा में किया जाए? तो सेक्शन 12 डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट के धारा 12 में मजिस्ट्रेट से लिखित आवेदन किया जाता है। घरेलू हिंसा का आवेदन एक विहित प्रारूप में किया जाता है। इस अधिनियम के आखिर में प्रारूप भी दिया हुआ है, एक पूरा का पूरा परफॉर्मा दिया हुआ है। उस परफॉर्मे में जैसे लिखा है कि रेस्पोंडेंट का क्या नाम है तो ये है, या एग्रीड पर्सन का क्या नाम है तो ये है, कितने रेस्पोंडेंट है, घरेलू हिंसा की घटना क्या हुई है, तारीख क्या है, तो पूरा परफॉर्मा वो बना हुआ है। उस परफॉर्मे के अंतर्गत ही
जब परिवाद पेश करेंगे तो घरेलू हिंसा का कोई परिवाद या आवेदन जो होगा वो धारा 12 के अंतर्गत पेश किया जाएगा। पहली बात तो ये ध्यान रखनी है। किसको करेंगे तो अभी बताया कि फर्स्ट क्लास मजिस्ट्रेट को या मेट्रोपोलिटन एरिया में हम मेट्रोपोलिटन मजिस्ट्रेट को ये परिवाद पेश करेंगे। और आवेदन कौन करे? कौन मजिस्ट्रेट के सामने एप्लीकेशन लगाए कि साहब आवेदन इस अधिनियम के अंतर्गत जो लगाना है? देखिए, सबसे पहले तो जिस महिला के साथ अत्याचार हुआ है, जिस महिला के साथ घरेलू हिंसा की कोई घटना हुई है, तो वही महिला करे। तो सबसे पहले तो हम यही करेंगे नंबर 1 पर कि जो एग्रीव्ड महिला है, जो व्यथित पक्ष है, वो घरेलू हिंसा की रिपोर्ट या आवेदन जो है वो मजिस्ट्रेट के सामने आकर रखेगी, करेगी। कई बार वो नहीं कर पाती है, तो इस अधिनियम के अंतर्गत प्रोटेक्शन ऑफिसर की व्यवस्था की गई है। तो जो व्यवस्थाएं हैं वो अगले वाले फेज में मैं आपको बताऊंगा कि कौन है, कौन अपॉइंट करेगा, क्या क्या ये काम करेगा। तो ध्यान रखिए, ये प्रोटेक्शन ऑफिसर जो है ये भी मजिस्ट्रेट के सामने घरेलू हिंसा का परिवाद पेश कर सकता है। अगर कोई महिला सीधा प्रोटेक्शन ऑफिसर को भी रीच करती है तो संरक्षण अधिकारी भी धारा 12 के अंतर्गत मजिस्ट्रेट के सामने आवेदन पेश कर सकता है। तीसरी बात, व्यथित व्यक्ति की पीड़ित महिला की ओर से कोई और अन्य जिम्मेदार व्यक्ति, ठीक, तो एनी अदर पर्सन ऑन बिहाफ ऑफ एग्रीव्ड विमेन। कई बार क्या होता है कि महिलाएं हमारे देश में, अब तो खैर महिलाएं भी बहुत आगे बढ़ रही है, लेकिन कईयों को जानकारी नहीं होती है, तो उनकी ओर से कोई न कोई जो जिम्मेदार व्यक्ति है वो भी परिवाद धारा 12 के अंतर्गत ला सकता है। अब 12 में परिवाद आएगा तो परिवाद जैसे प्राप्त हो तो उससे पहले मजिस्ट्रेट देखेगा कि यदि कोई प्रोटेक्शन ऑफिसर है या कोई सर्विस प्रोवाइडर, जिनके बारे में हम आगे बात करेंगे, अगर उनकी कोई रिपोर्ट है तो उन पे भी मजिस्ट्रेट गो थ्रू करेगा, उन रिपोर्ट को देखेगा कि प्रोटेक्शन ऑफिसर ने इस पर क्या ओपिनियन दी है। अगर महिला सर्विस प्रोवाइडर के पास पहले गई थी तो उन्होंने क्या उसमें ओपिनियन दी है। उसके बाद में जब आवेदन कर दिया जाए तो मजिस्ट्रेट ऐसा घरेलू हिंसा का आवेदन जैसे ही उसे मिलता है तो वो 3 दिन के अंदर सबसे पहली तारीख देगा। तो ध्यान रखिए, आवेदन प्राप्त होने के 3 दिन के बाद ही एक फर्स्ट तारीख मुकर्रर की जाएगी। लॉ तो ये भी है इसी धारा में कि ये घरेलू हिंसा का कोई मामला आएगा कोर्ट में तो पहली जो डेट ऑफ हियरिंग होगी उससे 60 डेज में, 60 दिन में उसको निपटाना होगा। तो डिस्पोजल 60 दिन में करने का नियम है। चलिए बात करते हैं कि भाई 3 दिन के भी पहले एक तारीख, फर्स्ट तारीख को 3 दिन के अंदर अंदर दे देगा। तो 3 दिन के भीतर पहली तारीख देनी है, लेकिन तारीख पर होगा क्या कि साहब अगर कोई महिला कोर्ट में जाके घरेलू हिंसा की एप्लीकेशन विहित प्रारूप में परफॉर्मे में लगा देती है तो आगे क्या होना है? तो आगे अब जो जिसके खिलाफ उसने, पति हो गया, सास, ससुर, ननद, नंदोई, अधिकतर यही लोग होते हैं, अगर इनके खिलाफ उसने घरेलू हिंसा की रिपोर्ट दी है तो सबसे पहले कोर्ट इनको नोटिस इशू करेगा। तो धारा 13 आप देखोगे तो सेक्शन 13 में कोर्ट नोटिस इशू कर देगा। तो जो पहली सुनवाई की तारीख का नोटिस मजिस्ट्रेट रेस्पोंडेंट और अन्य व्यक्तियों के नाम पर जारी करेगा और 2 दिनों में ऐसे नोटिस की तामील करनी होगी। तो ये नोटिस जो है ये 2 दिनों में सर्व कराना होगा, सामने वाले लोगों तक पहुंचाना होगा ताकि वे लोग आ जाएं। अब मान लीजिए नोटिस मिल गया, रेस्पोंडेंट जो लोग हैं, पति, सास, ससुर, ननद, नंदोई, फलाना ढिका, ये सब लोग आ गए हैं और उसके बाद कोर्ट क्या करेगा? अगर कोर्ट को लगता है कि देखिए झगड़ा तो हर घर में होता है, बर्तन है अगर घर में तो आपस में थोड़ा बहुत तो टकराएंगे और टकराएंगे तो उनसे घर्षण और आवाज़ तो आएगी। तो मजिस्ट्रेट भी जानते हैं ये बात, तो काउंसलिंग की व्यवस्था भी रखी गई है कि धारा 14 में जब वो दोनों लोग आ जाएं तो उनसे काउंसलिंग का काम किया जाए। तो काउंसलिंग करवाई जाए, मजिस्ट्रेट परामर्श देने के लिए निर्देश दे सकता है, काउंसलिंग की टीम होती है, उन काउंसलिंग की टीम को बिठा दिया जाता है। और अगर काउंसलिंग होती है तो सुनवाई की अगली जो तारीख है वो कहीं न कहीं
2 महीने के भीतर तय की जा सकती है। कोर्ट को लगता है कि मामला थोड़ा क्रिटिकल है, उसमें असिस्टेंस की जरूरत पड़ेगी, तो किसी महिला के लिए विशेषज्ञ जो होते हैं, परिवार कल्याण में जो लोग होते हैं, उनकी सहायता ली जा सकती है। धारा 15 में तो असिस्टेंस भी हो सकता है। चूँकि घर घर में लड़ाई झगड़े होते हैं, घरेलू मामले, तो न्यायालय ऐसे मामलों में धारा 16 के अंतर्गत कैमरा ट्रायल की प्रोसीडिंग कर सकता है। कैमरा ट्रायल का अर्थ होता है बंद कमरे में विचारण। ध्यान रखिए, किसी कोर्ट में कैमरा नहीं लगता, कोई रिकॉर्डिंग भी नहीं होती है, लेकिन कैमरा ट्रायल का अर्थ होता है कि कोर्ट का गेट उस थोड़ी देर के लिए, जब इन पति पत्नी के बीच में कोई मुकदमे चल रहे हैं, तो बंद कर दिया जाता है, ताकि बाहरी व्यक्ति, आउटसाइडर वहाँ पे प्रवेश ना कर सके, तमाशा ना बने। इसलिए सेक्शन 16 में बंद कमरों में कार्रवाई का प्रावधान भी यहाँ पे रखा गया है। तो ये हो गया सेक्शन 16 में बंद कमरे में कार्रवाई। तो ये मजिस्ट्रेट जो धारा 12 में उससे परिवाद किया जाए, तो मजिस्ट्रेट क्या क्या करेगा, तो ये आप लोग समझ गए होंगे। अब मजिस्ट्रेट को लगे कि नहीं साहब, वास्तव में घरेलू हिंसा की कोई घटना हुई है और कोई इंटरिम रिलीफ देना है, इमीडिएट रिलीफ देना है, तो अंतरिम आदेश दे सकता है धारा 23 के अंतर्गत। मजिस्ट्रेट ने नोटिस जारी किया, नोटिस जारी करने पे सामने वाले कोई लोग आए नहीं, तब मजिस्ट्रेट एक्स पार्टी ऑर्डर दे सकता है। नोटिस जारी होने के बाद, सर्व होने के बाद भी नहीं आए, तो मजिस्ट्रेट एक्स पार्टी ऑर्डर देके धारा 18, 19, 20, 21, 22 में जो भी रिलीफ महिला को देनी है, जो भी रेमेडी महिला को देनी है, वो दे दिया जाएगा। इसी तरह जब इंटरिम रिलीफ दे दिया गया है या एक्स पार्टी ऑर्डर कर दिया गया है, तो सेक्शन 24 में ऐसे ऑर्डर की जो कॉपी है वो फ्री ऑफ द कॉस्ट तुरंत दे दी जाएगी एग्रीड पार्टी को। तो पक्षकारों को देगा, जिस पुलिस थाने में जुरिडिक्शन है उस पुलिस थाने को भी एक ऑर्डर की कॉपी पहुंचा देगा। सर्विस प्रोवाइडर कोई है तो सर्विस प्रोवाइडर को भी फ्री ऑफ कॉस्ट ऐसे ऑर्डर की कॉपी दे दी जाएगी, जिससे कि आदेश की पालना कराई जा सके। अब ये जो कोर्ट ऑर्डर देगा, जैसे अभी अभी हमने चर्चा की सेक्शन 18 में प्रोटेक्शन ऑर्डर देगा, तो ये कितने टाइम का होता है, इसकी अवधि कितनी होती है, कब ये खत्म होता है, तो धारा 25 इसके बारे में बताती है कि प्रोटेक्शन ऑर्डर जो है वो तभी खत्म होगा जबकि जो एग्रीड पार्टी है वो कोर्ट में आकर कह दे कि साहब अब मेरे पति का या मेरे सास ससुर का व्यवहार मेरे प्रति ठीक है, अब मुझे इनसे कोई खतरा नहीं है, तो प्रोटेक्शन ऑर्डर समाप्त हो जाएगा। या फिर न्यायालय को लगे व्यथित व्यक्ति आवेदन पर न्यायालय समाप्त कर देगा, तो ये आवेदन पर ही करेगा, ठीक है, तो ये ध्यान रखना है। फिर है अगर सेक्शन 26 में और कोई रिलीफ देना 18 से 22, तो और भी बहुत सारे रिलीफ है प्रोटेक्शन ऑर्डर के अलावा, तो ये जो भी रिलीफ है 18 से 22 में, तो सेक्शन 26 ये कह रहा है कि किसी सिविल, दांडिक और पारिवारिक न्यायालय की कार्रवाइयों के समक्ष भी ये रिलीफ 18, 19, 20, 21, 22 के रिलीफ मांगे जा सकते हैं। यहाँ तो मांगे ही जा सकते हैं, लेकिन किसी सिविल कोर्ट में, किसी पारिवारिक न्यायालय में, किसी क्रिमिनल कोर्ट में कोई केस चल रहा है, तो वहाँ जाने से भी कोई रोक नहीं है अगर महिला के साथ कोई अत्याचार होता है। तो एक ऑल्टरनेटिव रेमेडी के रूप में ये एक्ट दिखाई पड़ता है कि भाई अगर महिला के साथ मारपीट की, और मारपीट में हम भारतीय दंड संहिता में या आने वाली भारतीय न्याय संहिता 2023 में मारपीट का मुकदमा दर्ज कराना चाहे तो भी हम लोग फ्री हैं, लेकिन यहाँ पे हम डोमेस्टिक वायलेंस में फिजिकल अब्यूज़ को लेकर रेमेडी लेना चाहें तो भी हम फ्री हैं। तो ये सेक्शन 26 कहना चाहता है। 27 में जुरिडिक्शन के बारे में बताया गया है। तो मैंने आपसे पहले कहा कि प्रथम वर्ग मजिस्ट्रेट को जाएगा, मेट्रोपोलिटन एरिया में मेट्रोपोलिटन मजिस्ट्रेट को जाएगा, और कहाँ जाएगा, तो सबसे पहली बात तो जहाँ पे घटना हुई है, या फिर दूसरी बात जहाँ रेस्पोंडेंट या गुनहगार लोग रहते हैं, या जहाँ पर टेम्परेरी, अगर एग्रीड महिला को घर से बाहर निकाल दिया गया है और टेम्परेरी वो रहती है, तो वहाँ पे जो मजिस्ट्रेट है उसको जुरिडिक्शन होगा प्रोसीडिंग करने का। अब अपील अगर करनी है तो 30 दिन में अपील होगी। मान लीजिए कोई भी व्यक्ति है जिसके खिलाफ ऑर्डर आ गया है,
प्रोटेक्शन का ऑर्डर आ गया और वो कहता है कि साहब मैंने तो कोई अपराध किया ही नहीं है, मैंने तो कोई घटना कारित करी नहीं, तो वो अपील करेगा। तो अपील करेगा तो कितने दिन में अपील होगी? 30 दिन में अपील होगी। ध्यान रखना, अपील कहाँ होगी? तो अपील सेशन न्यायालय में होगी इसकी। तो सेक्शन 29 कह रहा है कि सेशन न्यायालय में 30 डेज में अपील हो जाएगी। अब बात करें, अगर प्रोटेक्शन ऑर्डर दिया गया कोर्ट ने, धारा 18 में प्रोटेक्शन ऑर्डर दिया कि भैया लड़ाई झगड़ा नहीं करोगे, ना करवाओगे, अबेटमेंट नहीं करोगे, बार बार परेशान नहीं करोगे, एग्रीड पार्टी के पास नहीं जाओगे उसके एम्प्लॉयमेंट के स्थान पे, ऐसा कोई प्रोटेक्शन ऑर्डर धारा 18 में अगर कोर्ट ने दिया है और अगर कोई व्यक्ति उसका भंग करता है, उसे मानता नहीं है, तो ये एक अपराध होगा जो धारा 31 में पनिश बताया गया है। कितनी सजा मिलेगी कि साहब 1 साल तक की इसके लिए सजा हो सकती है या 20,000 रुपये तक का जुर्माना दिलाया जा सकता है या दोनों सजाएं इसके लिए हो सकती है। ठीक, तो जिस कोर्ट ने प्रोटेक्शन ऑर्डर दिया है वही मजिस्ट्रेट उसके ब्रीच पे दंड देगा। तो दंड कितना है? 1 साल या 20,000 रुपये या दोनों। इसके अलावा मजिस्ट्रेट को लगे तो वो मजिस्ट्रेट 498A जो पुरानी भारतीय दंड संहिता में था, क्रूरता, क्रूएल्टी वाला, उसमें भी कॉग्निजेंस ले सकता है। डॉवरी प्रोहिबिटेड एक्ट, दहेज प्रतिषिध अधिनियम 1961 में भी वो कॉग्निजेंस ले सकता है। तो ये सारे काम वो यहाँ पे कर सकता है सेक्शन 31 में। ये जो अपराध होंगे इनका ये कॉग्निजेबल ऑफेंस होंगे और गैर जमानती अपराध होगा। कौन सा अपराध? प्रोटेक्शन ऑर्डर को ब्रीच करने का, जो सेक्शन 31 में जो अपराध है वो 32 की जब हम बात करें तो ये 32 में एक कॉग्निजेबल ऑफेंस बताया गया है और नॉन बेलेबल ऑफेंस होगा। अगर प्रोटेक्शन ऑर्डर को ब्रीच किया जाए तो ये स्थिति बनेगी। इसमें आगे मैं आपको प्रोटेक्शन ऑफिसर की ड्यूटीज़ बताऊंगा। अगर वो अपनी ड्यूटीज़ को फुलफिल ना करे तो सेक्शन 33 में उसके लिए भी पनिशमेंट का प्रोविज़न है, वो भी 1 वर्ष तक का कारावास और 20,000 रुपये तक का फाइन या दोनों हो सकता है। ठीक है, तो ये तो बात हो गई कि 3 फेज अभी तक हो गए कि घरेलू हिंसा है क्या, दूसरी बात कि घरेलू हिंसा के लिए उपचार क्या क्या है, रेमेडी क्या क्या है, और तीसरी बात ऐसी रेमेडी हम कैसे प्राप्त करेंगे, कोर्ट का उस पर प्रोसीजर क्या होगा। तो धारा 12 से लेकर अंत तक हमने ये सारी बातें करी। अब हम बात कर रहे हैं कि भाई व्यवस्थाएं क्या क्या होगी इसके लिए। तो जो व्यवस्थाएं हैं वो संरक्षण अधिकारी 2N, देखो आप जो आखिरी फेज हम इसका पढ़ रहे हैं वो 2N में आपको देखना है कि संरक्षण अधिकारी प्रोटेक्शन ऑफिसर नियुक्त किए जाए। तो धारा 8 बता रही है आपको कि प्रोटेक्शन ऑफिसर कौन अपॉइंट करेगा। तो कि साहब स्टेट गवर्नमेंट जो होगा, राज्य की जो सरकार होगी, वो अधिसूचना जारी करके प्रत्येक जिले में जितने भी आवश्यकता पड़े, आवश्यकता के अनुसार संरक्षण अधिकारियों की नियुक्ति करेगी। यथासंभव ये जो संरक्षण अधिकारी होंगे ये यथासंभव महिला होगी, एज फार एज प्रैक्टिसेबल ये महिला होगी। तो महिला ही संरक्षण अधिकारी होनी चाहिए यहाँ पे। तो ये हो गया प्रोटेक्शन ऑफिसर जो कि राज्य सरकार अपॉइंटमेंट करता है। ध्यान रखें, एक एजेंसी और भी इसमें हो सकती है, सर्विस प्रोवाइडर। तो सर्विस प्रोवाइडर कौन होंगे? तो सेक्शन 10 में आपको देखना पड़ेगा, 2R के साथ धारा 10 भी आप पढ़ोगे। तो 2R के साथ जब आप धारा 10 पढ़ोगे तो सर्विस प्रोवाइडर की वहाँ पे बात की गई है। तो क्या आप सर्विस प्रोवाइडर कौन है? तो सोसाइटी रजिस्ट्रेशन एक्ट 1860 के अंतर्गत कोई भी सोसाइटी है, कोई भी स्वैच्छिक कॉरपोरेशन है या फिर कंपनी अधिनियम 1956 के अंतर्गत कोई भी ऐसी कंपनी है जो कि सेवा करने की इच्छुक हो, तो वो राज्य सरकार के सामने अपना निरीक्षण, वो राज्य सरकार के सामने अपना रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं
क्या रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं कि साहब वो महिलाओं के लिए हितों में काम करने को तैयार हैं, सेवा करने के लिए वो तैयार है महिलाओं की, तो वो सर्विस प्रोवाइडर के रूप में अपनी अपनी रजिस्ट्रेशन करवाएंगे और वो कहेंगे कि क्या क्या काम वो महिलाओं के लिए कर सकते हैं कि साहब वो महिलाओं के लिए या तो चिकित्सा संबंधी काम कर सकते हैं या उनके विधिक सहायता संबंधी वो काम कर पाएंगे महिलाओं का, या कोई अन्य सहायता दे सकते हैं। तो कोई भी एनजीओ हो गया, कोई भी रजिस्टर्ड सोसाइटी हो गई, या कोई भी कंपनीज अधिनियम के अंतर्गत कोई कंपनी हो गई रजिस्टर्ड, जो कि स्टेट गवर्नमेंट से ये आवेदन कर सकती है कि हम सेवा प्रदाता के रूप में महिलाओं की सेवा करने के इच्छुक हैं, काम करना चाहते हैं, तो वो लोग सर्विस प्रोवाइडर होंगे। ठीक है, तो सर्विस प्रोवाइडर को जब भी, अब ये सर्विस प्रोवाइडर हो जाएंगे, कंपनियां हो जाएंगी, एनजीओ हो जाएंगे सारे, तो कोई भी महिला अगर पीड़ित होगी तो एनजीओ के पास जाएगी, सर्विस प्रोवाइडर के पास जाएगी। तो अगर जब कोई महिला सर्विस प्रोवाइडर के पास जाती है और अपनी घरेलू हिंसा की रिपोर्ट बताती है, अपनी घरेलू हिंसा के उसके साथ जो हुई है वो बताती है, तो सर्विस प्रोवाइडर की ये ड्यूटी होगी कि वो विहित प्रारूप में जो भी उसका परफॉर्मा है उसमें धारा 12 के अंतर्गत मजिस्ट्रेट साहब को वो रिपोर्ट कर दे, जैसा कि अभी सेक्शन 12 में भी हमने ये डिस्कस किया। सर्विस प्रोवाइडर का दूसरा काम ये रहेगा कि अगर उस महिला को चिकित्सा की जरूरत है, उसके साथ मारपीट हुई है, मेडिकल ट्रीटमेंट की जरूरत है, तो वो मेडिकल ट्रीटमेंट के लिए भी प्रोटेक्शन ऑफिसर को कहेगा कि उन्हें लेके जाओ, या फिर नियरेस्ट पुलिस स्टेशन में वो सर्विस प्रोवाइडर इन्फॉर्म करेगा कि इस महिला को आप अस्पताल लेकर जाइए। तो ये भी सर्विस प्रोवाइडर का काम होगा। अगर कोई महिला को घर से बाहर निकाल दिया गया है तो उसके रहने की व्यवस्था तो शेल्टर होम में या शेल्टर दिया जाए, तो इसके लिए भी सर्विस प्रोवाइडर पुलिस वालों को इन्फॉर्म करेगा कि आप इस महिला को शेल्टर दीजिए, इसको कहीं ना कहीं प्लेस कीजिए किसी एनजीओ में। सर्विस प्रोवाइडर या उनके जो भी सदस्य हैं, अगर वो गुड फेथ में इस अधिनियम में सद्भाव में कोई भी कार्य करते हैं तो उनकी कोई लायबिलिटी यहाँ पे नहीं होने वाली है। इसके अलावा प्रोटेक्शन ऑफिसर्स और इनकी ड्यूटीज़ क्या क्या होगी, पुलिस ऑफिसर की ड्यूटीज़ क्या क्या होगी, तो वो भी हम बात करते हैं। तो जो प्रोटेक्शन ऑफिसर है, अभी हमने कहा कि राज्य सरकार अपॉइंट करेगी, जितनी आवश्यकता हो उतने कर सकती है, और यथासंभव हो तो महिला को ही वो बनाया जाएगा। तो संरक्षण अधिकारियों को सूचना देने का कर्तव्य या संरक्षण अधिकारियों को सूचना देने को जो ड्यूटी है उनकी सेक्शन 4 में बताई गई है। देखिए, कोई भी व्यक्ति, कोई भी लेमैन हो सकता है, आपकी मेरी तरह कोई भी इंसान हो सकता है, अगर उसको ये विश्वास करने का कारण है कि उसके आस पड़ोस में, इर्द गिर्द में, उसकी जानकारी में किसी घर में किसी महिला के साथ घरेलू हिंसा की कोई घटना हो रही है, होने वाली है, होने की संभावना है, तो उसकी ड्यूटी है सेक्शन 4 में कि वो प्रोटेक्शन ऑफिसर्स को इनकी जानकारी दे। तो हमें क्या करना चाहिए, जैसे ही हमें पता लगे कि घरेलू हिंसा की कोई घटना हो रही है हमारे आसपास, तो हम प्रोटेक्शन ऑफिसर को इसकी तत्काल सूचना दें। अगर हम सद्भाव पूर्वक सूचना देते हैं तो हमारे ऊपर कोई लायबिलिटी नहीं है। कई बार क्या, पति पत्नी तो एक यूनिट होते, लड़ते भी हैं, और हमने मान लो देखा कि हिंसा हो रही है और हमने सूचना दे दी, थोड़ी देर बाद पता लगा कि ये तो ऐसे ही इनका तो रोज का ही है, तो हमने जो सूचना दी है इसके लिए हमारे पे कोई सिविल और दंडिक कार्रवाई नहीं होगी, क्योंकि हमने जो सूचना दी गुड फेथ में दी, हमने लड़ते हुए देखा, दे दी। अब इस अधिनियम के अंतर्गत जो अन्य व्यवस्थाओं में पुलिस की क्या ड्यूटी है, सर्विस प्रोवाइडर की क्या ड्यूटी है और मजिस्ट्रेट की क्या ड्यूटी है, तो क्या साहब, अगर कोई घरेलू हिंसा की घटना का कोई रिपोर्ट परिवार प्राप्त हो जाए या अन्यथा जानकारी जब मिले, तो चाहे वो पुलिस अधिकारी हो, चाहे वो सर्विस प्रोवाइडर सेवा प्रदाता हो, चाहे वो मजिस्ट्रेट हो, उनका ये ड्यूटी होगी, उनका ये कर्तव्य होगा कि वो पीड़ित महिला को इस बारे में जानकारी दें। क्या जानकारी दें, तो वो पीड़ित महिला को बताएं कि देखो ये डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट बना हुआ है,
इसके अंतर्गत आपको धारा 18 से 22 में ये संरक्षण आदेश मिल सकता है, निवास आदेश आपको मिल सकते हैं, रेजिडेंशियल ऑर्डर मिल सकते हैं, आपको इकोनॉमिक मॉनेटरी रिलीफ मिल सकती है, कस्टडी के ऑर्डर मिल सकते हैं, कॉम्पनसेशन। तो उसको सारे जानकारी देने की ड्यूटी है मजिस्ट्रेट की, पुलिस की और सर्विस प्रोवाइडर की कि महिला को ये रेमेडी एक्ट देता है। इसके अलावा कितने सर्विस प्रोवाइडर शहर में काम कर रहे हैं इसके बारे में भी जानकारी देगा मजिस्ट्रेट पुलिस कि यहाँ चले जाओ आप, यहाँ आपकी मदद हो जाएगी। कितने प्रोटेक्शन ऑफिसर्स को या प्रोटेक्शन ऑफिसर कहाँ अवेलेबल होंगे उसके बारे में भी आपको यहाँ पे बता दिया जाएगा कि आप वहाँ चले जाइए। और विधिक सेवा प्राधिकरण अधिनियम 1987 के अंतर्गत जो निःशुल्क कानूनी सहायता है उसके बारे में भी मजिस्ट्रेट की ड्यूटी होगी कि जानकारी दे कि आपके पास अगर वकील नहीं है, अगर आपको घरेलू हिंसा का परिवाद करना है तो निःशुल्क वकील विधिक सहायता के अंतर्गत आपको मुहैया कराया जाएगा। और इसके अलावा मजिस्ट्रेट ये भी उसकी ड्यूटी होगी कि वो कहेगा कि जो घरेलू हिंसा का जो परिवाद है इसके अतिरिक्त आप 498A में भी क्रूरता के लिए IPC में भी आप इसके लिए प्रोसिक्यूशन ला सकते हो। ठीक है, तो ये सब चीज़ें आपको सेक्शन 5 में दिखाई पड़ेगी कि क्या क्या ड्यूटी होने वाली है पुलिस की, सर्विस प्रोवाइडर की और मजिस्ट्रेट की। फिर सेक्शन 6 में शेल्टर होम जितने भी लोग चलाते हैं इनकी क्या ड्यूटीज़ है। तो जो भी NGOs काम करते हैं, जो भी आश्रय गृह चलाते हैं जहाँ ऐसी पीड़ित महिलाओं के रहने खाने पीने की व्यवस्था होती है, तो जब भी कोई एग्रीड पार्टी या फिर कोई प्रोटेक्शन ऑफिसर किसी जगह पे, किसी शेल्टर होम में, किसी NGO में इस बात का आवेदन करता है कि किसी महिला को यहाँ प्लेस करना है, तो उनकी ड्यूटी होगी, वहाँ के ऑफिसर इंचार्ज का ये कर्तव्य होगा कि वो उन्हें वहाँ रहने के लिए जगह देंगे। वहाँ पर अगर स्थान उपलब्ध है तो निश्चित रूप से उनकी ड्यूटी है कि वो ऐसी महिला के आश्रय को तय करेंगे, सुनिश्चित करेंगे। अगर ऐसी महिलाएं अस्पताल चली जाए या प्रोटेक्शन ऑफिसर उन्हें अस्पताल लेकर जाए, अगर उनके साथ कोई चोट लगी है, कोई घरेलू हिंसा की घटना के कारण कोई क्षति उन्हें हुई है, तो सेक्शन 7 कह रहा है कि सारे अस्पताल वालों की ये ड्यूटी है कि वे उन्हें चिकित्सा सुविधाएं प्रदान कराएंगे। निःशुल्क चिकित्सा सुविधाएं भी प्रदान करानी हो सकती है। फिर प्रोटेक्शन ऑफिसर के बारे में तो मैंने बता ही दिया। प्रोटेक्शन ऑफिसर की ड्यूटीज क्या हो सकती है तो वो सेक्शन 9 में आपको दिखाई पड़ेगा। तो कि साहब प्रोटेक्शन ऑफिसर के कर्तव्य क्या क्या हैं, तो कि साहब मजिस्ट्रेट को इस अधिनियम के अंतर्गत जो भी मजिस्ट्रेट के काम हैं उसमें प्रोटेक्शन ऑफिसर मजिस्ट्रेट की सहायता करेगा, ये उसकी पहली ड्यूटी। दूसरी ड्यूटी, अगर कोई महिला प्रोटेक्शन ऑफिसर के पास चली गई है तो वो विहित फॉर्म में जो महिला की एप्लीकेशन है वो तैयार करेगा और मजिस्ट्रेट के सामने उस महिला को भेजेगा या संबंधित पुलिस थाने या सेवा प्रदाता को वो भेज देगा। तीसरी बात, यदि विधिक सहायता की यदि आवश्यकता है महिला को तो उसे विधिक सहायता के बारे में बताएगा, ये भी उसकी ड्यूटी है कि आप वहाँ चले जाओ, आपको निःशुल्क विधिक सहायता मिलेगी। शेल्टर होम के बारे में बताएगा कि भाई यहाँ पे आपके रहने की व्यवस्था हो सकती है, खाने पीने की व्यवस्था होगी, आपको अगर कोई चोट लगी है तो उस अस्पतालों के बारे में जानकारी देगा, ये भी प्रोटेक्शन ऑफिसर का ही काम होगा। तो शेल्टर होम को उपलब्ध कराएंगे, इसके लिए वो नियरेस्ट पुलिस ऑफिसर की भी मदद ले सकता है, स्टेशन की मदद ले सकता है, आवश्यकता पड़ने पर चिकित्सा करा सकता है, चिकित्सा के लिए उसे नियरेस्ट पुलिस स्टेशन भी भेज सकता है कि पुलिस वाले लेकर जाएंगे हॉस्पिटल। तो ये सारी चीज़ें हैं। अन्य कोई कार्य जो उचित समझे, तो ये सब प्रोटेक्शन ऑफिसर्स की ड्यूटी हो गई है इस अधिनियम के अंतर्गत। तो ये पूरा एक मोटा मोटा खाका इस डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट को लेकर मैंने तैयार किया आपके। मुझे लगता है कि आपका सवाल, आपके प्रश्न पत्र में डोमेस्टिक वायलेंस को लेकर जितने भी सवाल आएंगे वो हमारे डिस्कशन से बाहर नहीं होने वाले हैं। तो ये हो गया हमारा डोमेस्टिक वायलेंस का काम खत्म। वीडियो थोड़ी देर में आपके लिए पोस्ट हो जाएगी। एक विषय और भी है, पोस्को का एक्ट है, उस पर भी मुझे आप लोगों के लिए वीडियो पोस्ट करना है। तो ज़्यादा से ज़्यादा
कमेंट बॉक्स में जवाब दीजिएगा कि कितना हेल्पफुल आपके लिए वीडियो रहा। तो मैं अगला वीडियो आपके एग्जामिनेशन से पहले या कुछ घंटों बाद शूट करके कल तक आपके सामने वो पोस्को वाला भी वीडियो पोस्ट कर दूंगा। तब तक आप इसे पढ़िए, इसे सुनिए, और जिन भी व्यूवर्स ने फर्स्ट ईयर के जो विद्यार्थी हैं अभी तक भी मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, तो आपसे आग्रह है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर कीजिए ताकि अन्य विद्यार्थियों की भी मदद हो सके। चलिए आज के लिए इतना है, धन्यवाद।